नमस्कार दोस्तों, आप सबका दोबारा से स्वागत करता हूं वैरायटी विजन पॉडकास्ट में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपकी कैनेडियन लाइफ को आसान बनाने के लिए रियल लाइफ स्टोरीज और एक्सपर्ट्स ओपिनियन के साथ में हमें ज्वाइन किया है मॉन्कटन की दो एक्सपीरियंस्ड डेंटिस्ट ने। मैं आपका होस्ट अभिषेक दवे और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे को होस्ट संकेत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका को-होस्ट संकेत और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कनाडा के डेंटल केयर सिस्टम के बारे में। डेंटल केयर सिस्टम जो कि हमारे हेल्थ केयर नीड का एक अहम हिस्सा है, बट बहुत बार हमें उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। एंड मेनली जब कनाडा में हमें सिस्टम के थ्रू सिस्टम नेविगेट करना रहता है, वहाँ पे हमें काफ़ी मुसीबत आती है। बिल्कुल सही कहा संकेत, और इसीलिए आज हमें दो एक्सपीरियंस डेंटिस्ट ने ज्वाइन किया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर रुतव एंड डॉक्टर रिधि। सो इससे पहले कि आगे बढ़े और हम आपसे की तरफ क्वेश्चंस डालना शुरू कर दें, मैं आपके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहूँगा। आप कहाँ से हैं, आप मॉन्कटन में कब आए? हाय, तो मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ मुंबई से, इंडिया में। और मेरा डेंटल एजुकेशन मैंने किया था महाराष्ट्र से इंडिया में, और मैंने वो कंप्लीट किया था 2010 में। और फिर बस तब से मेरा डेंटल जर्नी चालू है। और कनाडा में मैंने लास्ट 4 इयर्स से यहाँ का जो लाइसेंस प्रोसेस है वो बिगिन किया था, और फाइनली मेरा 2023 में हो गया कंप्लीट। और बस टोरंटो से मैंने एज अ कैनेडियन डेंटिस्ट जर्नी चालू की, और मैं अक्टूबर 24 से मॉन्कटन में काम कर रहा हूँ। नाउ टू यू। थैंक यू फॉर हैविंग अस। सेम जर्नी है, सिर्फ थोड़ा टाइमिंग डिफरेंट है। आई वॉज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग इन मुंबई, सेम क्लिनिक, सेम एटमॉस्फेयर। और उसके बाद हम साथ में इधर आए 2020 पिक पैंडमिक। ही स्टार्टेड हिज डेंटल जर्नी विद द एग्ज़ाम। उसने अपने सब एग्ज़ाम्स पास किए। आई एम स्टार्टिंग माई जर्नी राइट नाउ। सो अभी मैं सब मेरे एग्ज़ाम्स चालू कर रही हूँ ये साल से। आगे आगे देखते हैं कैसा होता है। थैंक यू गाइस। एनी टाइम आपका इमिग्रेशन जर्नी के बारे में जानकारी लेना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। तो मैं आज का ये डिस्कशन चालू करता हूँ बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, जो कि ज़्यादातर लोग जो कनाडा में है वो उससे डिफ़िकल्टी फेस करते हैं टू सिक्योर एन अपॉइंटमेंट फॉर डेंटल ट्रीटमेंट। मेरे को-होस्ट अभी रिसेंटली उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ है, लाइक उन्हें बहुत दांत में बहुत दर्द हो रहा था और वो खुद भी काफ़ी स्ट्रगल किया डेंटल अपॉइंटमेंट सिक्योर करने के लिए। एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था। मेरा फर्स्ट कॉल आप ही को आया था, आपको याद हो तो। सिचुएशन ऐसा था कि मैं वर्क प्लेस पे था, काम कर रहा था, ऑल ऑफ सडन पेन स्टार्ट हुआ और मुझे याद आ गया कि बैक इन डेज इंडिया में मेरा फीलिंग हुआ था और वो फीलिंग निकल चुका है। सो डेफिनेटली वही पेन जो 3 से 4 साल पहले मुझे हुआ था आने लग गया। तो मुझे लगा कि अब फीलिंग की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला काम किया, गूगल किया, 2-4 लोगों को फ़ोन लगाया, अपॉइंटमेंट। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं फ़ोन लगा रहा हूँ 15 अप्रैल को और मुझे अपॉइंटमेंट मिल रहा है मई एंड का। एंड दैट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट केस रजिस्ट्री अपॉइंटमेंट। और आई वॉज शॉक्ड क्योंकि मुझे अभी कनाडा आए हुए हार्डली 10 मंथ्स हुए हैं और मैं फर्स्टली कोई मेडिकल एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। और 2 महीने या 1.5 महीने का अगर मुझे लीड टाइम मिल रहा है, सो ऑब्वियसली कोई पेशेंट है वो वरीड हो जाएगा। सो आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्या ये एग्जैक्टली करंट सिचुएशन है यहाँ पर, या ये सिर्फ और सिर्फ मॉन्कटन में हो रहा है, बाकी जगहों में ऐसा नहीं है? हाँ, एक्चुअली हमें भी जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए मॉन्कटन में, तो हमने भी वही रियलाइज़ किया कि यहाँ पे थोड़े वेटिंग टाइम ज़्यादा है। सो डॉक्टर्स अपने केस में डेंटिस्ट कंपेयर टू द ओवरऑल पॉपुलेशन द नंबर इज़ लेस। तो इसलिए ये इशू है। और वो भी काफ़ी सारा इशू ये भी है कि वो यहाँ पे बहुत सारे डेंटल क्लिनिक्स जो है वो ऑलरेडी इतने ओवरवर्कड है कि वो नए पेशेंट लेना और उनको उनकी प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है उनके लिए। तो हाँ, नहीं, पर ओवरऑल आई डोंट थिंक कि बड़े सिटीज़, और मेरा मतलब है कि टोरंटो और या वैनकूवर, वहाँ पे इतना इश्यू होना चाहिए। पर यहाँ पे ये डेफिनेटली है, और मैंने भी बहुत मेरे पेशेंट से सुना है। बेसिकली अर्बन एरिया होने की वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करना है। पर आई थिंक ये इम्प्रूवमेंट आएगा। बट हाँ, तो इसी बात में जैसे कि हमारी जानकारी में गवर्नमेंट बहुत बार एक पर्टिकुलर इमिग्रेशन प्रोग्राम चालू करता है टारगेटेड टू सर्टेन ऑक्यूपेशंस। सो आपकी जानकारी में ऐसा कुछ है कि डेंटिस्ट को लेके ऐसा कोई इनिशिएटिव है, लाइक टू अकोमोडेट के ये जो शॉर्टेज है वो थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा ट्रीटमेंट लोगों को फास्ट मिले? हाँ, तो एक्चुअली गवर्नमेंट के ऐसे प्रोग्राम्स है रनिंग फॉर स्पेशली डॉक्टर्स। लेकिन दी ओनली इश्यू जो होता है जनरली, क्योंकि यहाँ पे जो आते हैं लोग, वो लोग आते हैं मोस्टली फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक इंडिया, चाइना या
दूसरे जो भी है कंट्रीज वहाँ से आते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वो क्या होता है कि उनकी डिग्री यहाँ पे वैलिड वो लोग नहीं करते। वो लोग यहाँ पे रिकग्नाइज करते हैं कि आप डेंटिस्ट हो और उस बेसिस पे वो लोग PR दे सकते हैं। पर टू वर्क एज अ कैनेडियन डेंटिस्ट यू हैव टू गेट अ कैनेडियन सर्टिफिकेट। और बट हाँ, यहाँ पे आके जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है उसमें थोड़ा टाइम जाता है और इसलिए मुझे लगता है शायद ये थोड़ा सा शॉर्टेज। सो अगर मैं मेरे केस की बात करूँ, जस्ट लाइक मुझे पेन हो रहा था एंड आई ट्राई टू रीच आउट सम डॉक्टर्स और वहाँ पे ये लगा कि टाइमलाइन गैप है। मान लीजिए अगर ऐसा कोई इमरजेंसी केस आता है और पेन बहुत ज़्यादा, जिससे फिर से अगर मेरे किड को कुछ इशू है एंड शी कैन नॉट बियर विद द पेन फॉर डेज, सो क्या कोई ऐसा इमरजेंसी अपॉइंटमेंट सिस्टम यहाँ पर है जिससे कि आप इमरजेंसी अपॉइंटमेंट लेके इमीडिएटली किसी डेंटिस्ट को विजिट कर सकते हैं? हाँ, तो इमरजेंसी के लिए है, बहुत सारे क्लिनिक इमरजेंसी लेते हैं, बट आपको उनको फ़ोन करके वो लोग, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जब भी क्लिनिक पे कॉल करते हैं तो जो रिसेप्शनिस्ट रहता है उनको डिसाइड करना रहता है कि अगर ये इमरजेंसी है या नहीं। कभी कभी कैसा रहता है कि किसी पेशेंट को अर्जेंसी रहता है, उनको कोई चीज़ फिक्स करना रहता है, बट वो जो उनके हिसाब से वो इमरजेंसी में नहीं आता। उनके हिसाब में इमरजेंसी जो आता है वो है कि कोई इंजरी हुआ है या तो कोई मतलब जो है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, कोई इन्फेक्शन या ऐसा कुछ, तो उनको इमरजेंसी कंसिडर करते हैं। या तो कोई पेन है जो बहुत ही अनबेरेबल है और कभी कभी हमने देखा है कि ज़्यादा पेन के हिसाब से कभी कभी लोग सेल्फ हार्म भी कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ वो लोग इमरजेंसी में डालते हैं। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि इमरजेंसी है और आपको क्लिनिक में नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे जो नॉर्मल मेडिकल डिपार्टमेंट में इमरजेंसी रहता है वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे वो लोग डेंटिस्ट रहता है वहाँ पे। तो इफ़ इट इज़ रियली अर्जेंट एंड ऐसा लगता है कि ये इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और आपको इमिडिएटली कोई डेंटल क्लिनिक पे नहीं मिल रहा है तो आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं। उधर वो लोग फर्स्ट एड करके फिर सो इन दैट केस व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका कोई एक्सीडेंटल केस अगर आप है तो फिर देन यू हैव अ पाथवे कि आप वहाँ जा करके इमीडिएटली जो है वो एक्सीडेंटल इमरजेंसी के केस में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ दैट सिचुएशन। बहुत सारे अदर केसेस भी रहते हैं, जैसे कि किसी को इन्फेक्शन हो गया और वो स्वेलिंग बढ़ता जा रहा है तो वो भी इवेंचुअली कंसिडर हो सकता है, तो वो केस में भी आप जा सकते हैं। या तो अनबेरेबल पेन है जो कभी कभी ईयर और हेड में रिफर करता है और यू काम नहीं कर सकते आप उसके साथ, तो वो भी कंसिडर हो जाता है उसमें। तो कनाडा में आज की डेट में हम जानते हैं कि अपॉइंटमेंट मिलना या कोई भी मेडिकल आपका जो इमरजेंसी है उसके लिए आपको ट्रीटमेंट मिलना इतना जल्दी नहीं मिलता है। सो डेंटिस्ट में भी एक प्रोसीजर रहता है। मान लो कि आपका अगर अपॉइंटमेंट मिल भी गया है तो भी उसमें आपका पहले अपॉइंटमेंट से लेके आपका जब ओरिजिनल ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। तो उसके बारे में आप कुछ हमें बताएंगे जिसमें क्या मेन स्टेप्स क्या रहते हैं आपके फर्स्ट अपॉइंटमेंट से लेके आपका जो ट्रीटमेंट जो इंटेंडेड है वो स्टार्ट होने तक? हाँ, तो एकदम मतलब स्टार्टिंग से ये करते हैं कि आपने कॉल किया ऑफिस पे, आपको मिल गया अपॉइंटमेंट, आपको मिला आज कल सुबह का अपॉइंटमेंट, तो वही करेंगे कि क्या है। तो बेसिकली हम लोग को 2 टाइप के कॉल्स जनरली वी एक्सपेक्ट। एक जो रहता है वो पेशेंट को कुछ करवाना है, वो उसको कुछ इश्यू है और उसको वो सॉर्ट आउट करना है इसलिए वो कॉल करता है। और दूसरा जो है वो करता है कि जस्ट फॉर अ रूटीन एग्ज़ाम रूटीन चेक के लिए उसको कॉल करना है। तो वो जो फ्लो है वो डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से आपका ये क्या है, इश्यू क्या है और केस प्रायोरिटी क्या है, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है विद द डेंटिस्ट, विद द डेंटल क्लिनिक। तो हम लोग पहले लेते हैं कि समझो आपने रूटीन एग्ज़ाम के लिए कॉल किया था कि आपने बहुत टाइम से या थोड़े ज़्यादा टाइम से आपने अगर अपना एग्ज़ाम नहीं किया है और अगर आपको रूटीन एग्ज़ाम के लिए बुक करना अपॉइंटमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपको पहले बुलाएंगे और हम लोग जो अगर आप हमारे ऑफिस पे पहली बार आ रहे हैं तो हम लोग एक करते हैं कि न्यू पेशेंट एग्ज़ाम, और उसमें क्या रहेगा कि हम लोग आपके एक्सरेज देखेंगे, हर एक दांत का सिचुएशन चेक करेंगे, कोई साइन ऑफ इन्फेक्शन है या कोई अनयूजुअल कुछ भी है उसके लिए हम लोग पूरा ये करते हैं। टीथ का तो हम लोग चेक करते ही है, लेकिन उसके आजू बाजू के जैसे कि दांत, फिर मसूड़े और वो जीभ के नीचे कभी कभी वो जो अल्सर किसी को रहता है तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। किसी को थ्रोट में ये रहता है इश्यूज़, वो सब भी बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। जैसे कि किसी को स्नोरिंग का इश्यू रहता है और वो
इग्नोर करता है। वैसी सब चीज़ें हम लोग जो है वो न्यू पेशेंट एग्ज़ाम का जो आपका विजिट है उसमें ज़्यादा ध्यान देता है, और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या है जो आपको इश्यू हो रहा है। से फॉर एग्जांपल मैंने चेक किया और एक्सरे में मुझे लगा कि अच्छा ये दांत में थोड़ा सा है सड़न और उसको चाहिए फिलिंग के लिए, तो फिर मैं आपको उस हिसाब से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये दांत में ये सिचुएशन है, और नेक्स्ट आपका उस हिसाब से फिर आगे का प्लान बन सकता है। फिर से आपने केस रिपोर्ट बिल्डअप किया और जिससे मैं आपके पास आता हूँ और आपने मुझे बताया कि आपकी प्रोफाइल डेवलप हुई है, दैट इज़ द वे ऑफ एक्शन। लाइक हम लोग जो एक्शन प्लान है हमारा, ये ट्रीटमेंट करेंगे। सो जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट होता है, ऑब्वियसली उसमें आप ट्रीटमेंट तो नहीं स्टार्ट करते, आप जस्ट डायग्नोसिस करते हो एंड देन यू बिल्ड अप ए रिपोर्ट। क्या पर्सन को सेकंड अपॉइंटमेंट के लिए दोबारा उतना ही वेट करना होता है? हाँ, मतलब अनफॉर्चुनेटली यस, क्योंकि दैट्स हाउ। आई एम रियली वरीड बिकॉज मेरा अभी सेकंड अपॉइंटमेंट आई हैव टू बुक इट एंड ओके व्हाटएवर इट इज। But the thing is, every patient should get a chance, right? So, one thing at a time. हाँ, तो उस हिसाब से अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है इंश्योरेंस का। रिसेंटली हमने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है। जैसे अगर हम बात करें कम्युनिटी मेंबर ने जिसके फादर को एडमिट करना पड़ा था एंड लेटर ऑन इट वाज अराउंड $18,000 का उसको एक कैनेडियन डॉलर्स का बिल बिल्डअप हो गया था। नॉट अबाउट डेंटल केस, इट वाज अनदर मेडिकल इमरजेंसी। सो मैं उसी पॉइंट में थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूँगा कि डेंटल जो स्पेसिफिक है वो नॉर्मली अगर हम एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस में बात करें तो नॉर्मल जो आपका मेडिकल सिस्टम है वहाँ कवर नहीं होता है, बट आपका एम्प्लॉयर जो है वो डेंटल कवरेज अलग से देता है। सो ये थोड़ा सा मुझे समझना है कि डेंटल कवरेज आपके पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट लेना चाहिए, कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो बेसिकली हमारे व्यूअर्स समझ पाए कि हाँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और रियली ये फिर आगे प्लान कर पाए उनके डेंटल कवरेज को लेकर के। हाँ, तो मतलब सबको पता ही है कि कनाडा जैसे कंट्री में डेंटल ट्रीटमेंट अगर हम कंपेयर करेंगे इंडिया से तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और अगर आपका इंश्योरेंस है तो वो उसका बहुत सारा जो है लोड वो इंश्योरेंस ले लेता है। तो डेफिनेटली अ गुड आइडिया कि इंश्योरेंस रहना चाहिए डेंटल का। और समझो कि आपको कोई इमरजेंसी होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले कभी कोई कैप लगाया या फिलिंग लगाया तो वो ऐसी चीज़ है जो कभी भी निकल सकती है या कुछ उसमें इश्यू आ सकता है। तो अगर इंश्योरेंस है तो आप हेजिटेट नहीं करोगे, यू विल बी क्विकली लाइक आप कर सकते हो। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो देन फिर वो हमारे दिमाग में वो बजटिंग और वो सब का आता है कि अच्छा इतना प्राइस है तो कैसे करना है, नहीं करना है, प्रायोरिटी फिर किसी और चीज़ को मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस था कि प्राइमरी डायग्नोसिस के लिए जब जाते हैं तो एक्सरेज लिए जाते हैं, उसकी अपनी कॉस्टिंग वाज ऑलमोस्ट अराउंड $700। इट वाज अराउंड $700 विच इज़ अ वेरी हाई अमाउंट। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन पूछने का कारण ये था कि हम सब व्यूअर्स को बताएं कि डेंटल इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर। अगर आपके पास अभी भी इंश्योरेंस नहीं है तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इमीडिएटली डेंटल इंश्योरेंस ले लीजिए। कनाडा का मेडिकल सिस्टम है, वहाँ पर जो आपका विदाउट इंश्योरेंस ऑल ऑफ सडन जो आपके पास में सरप्राइज अगर आ जाता है, कुछ कभी भी आपको कुछ हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया या कोई भी ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ा तो कॉस्ट विल बी वेरी वेरी हाई। इसी बात को जैसे हमने एक बात किया कि एम्प्लॉयर इंश्योरेंस है, मेडिकेयर में तो ये चीज़ कवर नहीं होती, वो हमें पता है। एज अ डेंटिस्ट आपके नॉलेज में कुछ है कि जिसका एम्प्लॉय कवरेज नहीं है, एम्प्लॉयर से कवरेज नहीं मिलता है, वो कोई इंश्योरेंस ले सकते हैं? आप अपने ओर से कुछ एडवाइस करते हैं या वो कैसे? से फॉर कि वो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कवर नहीं होता है, या फिर इवन आप अगर फेडरल पॉलिसीज़ अगर कुछ है उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें आइडिया दे दें। हाँ बिल्कुल। तो वो मतलब मुझे एक्चुअली प्राइवेट इसमें इतना पता नहीं, पर हाँ फेडरल हम लोग ने सबने सुना ही है कि वो कैनेडियन डेंटल केयर प्लान करके जो है CDCP शॉर्ट फॉर्म यूज़ होता है उसका ज़्यादा, तो वो गवर्नमेंट का प्लान है। और अभी के लिए वो ऐसा है कि अंडर 18 ईयर्स और ओवर 65 ईयर्स वाले सभी उसके लिए एलिजिबल है। उसमें कवरेज वो लोग का थोड़ा शायद प्राइवेट इंश्योरेंस से लिमिटेड रहेगा, पर वो लोग काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। अगर उनको लगता है कि आप ये इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हो और अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा जा रहा है तो वो लोग थोड़ा वो एडजस्ट भी करके दे रहे हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और शायद मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ से या मई से या जून से वो लोग सभी को, सब एज ग्रुप को उसमें कवर करने के लिए ट्राई करने वाला है, तो विच इज़ अ गुड। यहाँ पर एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, कौन एलिजिबल होता है? आपने बताया एज ग्रुप तो ओके, बट इमिग्रेशन स्टेटस उसकी क्या होनी चाहिए?
अच्छा हाँ, इमिग्रेशन ऑफ कोर्स ये जो भी सब हेल्थ प्लान है वो मोस्टली पीआर या रेसिडेंट्स के लिए ही। फेडरल्स जो है वो ओनली पीआर के लिए एप्लीकेबल होता है, वर्क परमिट एंड टेम्परेरी रेजिडेंट्स होल्डर्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होता है। हाँ, डाउट। एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, जैसे कि हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, तो मुझे लगता है उनका स्टूडेंट वीज़ा के साथ ही वो कॉलेज उनको इंश्योरेंस के लिए एनरोल करा लेता है, वो इट ऑल्सो इंक्लूड्स डेंटल एज वेल। तो आप लोग प्लीज़ चेक कर सकते हैं अपना जो भी मतलब कंपनी के साथ है वो उस हिसाब से। तो विधि, आप लोग अभी यहाँ पे मंगटन में रहते हैं और मैं ये जानना चाहूँगा कि मंगटन चूज़ करने के लिए आपका रीज़न क्या था और यहाँ पे आने के बाद अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नाइस क्वेश्चन। बहुत सारे रीजंस है माउंटेन चूज़ करने के। फर्स्ट, हम कोई भी जगह जब चूज़ करते हैं हम मेनली अफोर्डेबिलिटी देखते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड पार्ट अबाउट माउंटेन। सेकेंडली, जो हमें पर्सनली अच्छा लगा कि यहाँ पे कल्चरल जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। आप हर एक दिन नए लोगों को मिलते हैं, आप कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं, विच इज़ ऑलवेज गुड फॉर योर ओवरऑल ग्रोथ। सो वो मेरा एक सेकेंड एडवांटेज है माउंटेन का जो हमें लगता है। एंड थर्ड इज़ यहाँ पे जो हमने देखा कि जैसे डॉक्टर रुदो ने भी बताया आपको पहले वैसे कि डेंटिस्ट और पॉपुलेशन का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको फुलफिल करके अगर लोगों को भी एडवांटेज मिलता है और आपको भी वो प्रैक्टिस करने का एडवांटेज मिलता है, योर ओवरऑल डेंटल एक्सपीरियंस इज गेटिंग मोर एंड मोर बेनिफिशियल, देन व्हाई नॉट। सो दैट इज द मेजर रीजन। एग्जैक्टली, यस, करेक्ट। सो अब जब बात कर रहे हैं हम लोग की डेंटिस्ट प्रैक्टिस की, यहाँ पर आकर के अपना लाइसेंस गेन करने की, काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो अब अपना कैरियर परस्यू कर रहे हैं इस फील्ड में। इवन काफ़ी सारे इंडिया में भी होंगे जो प्लान कर रहे होंगे, बिकॉज आई नो कि इंडिया का काफ़ी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है फॉर नाउ, स्पेशली फॉर द डेंटिस्ट। सो थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे सकते हैं कि अगर वहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, आप कोई भी एशियन कंट्री में आप डेंटिस्ट का अपना ग्रेजुएशन डिग्री ले चुके हैं, हाउ कैन यू परस्यू योर करियर इन द माउंटेन? In Canada especially, sorry. Yes. So again, Canada में अगर आपको as an international dentist आपको इधर आके प्रैक्टिस करना है, तो there are two ways to do it. फर्स्ट, जैसे रुताव ने पास किया वैसे यू हैव टू गिव द सेट ऑफ एग्जाम्स जिसकी पूरी आपको इंफॉर्मेशन अगर आपको इन डिटेल चाहिए, यू कैन ऑलवेज विजिट NDEB वेबसाइट विच इज़ नेशनल डेंटल एग्जामिनेशन बोर्ड। उसके वाई आई एम स्पेसिफिकली टेलिंग यू टू विजिट द वेबसाइट बिकॉज उसके रूल्स एवरी 2-3 ईयर्स चेंज होते रहते हैं। सो व्हेन रुताव ने जब एग्जाम दिया उसके बाद अगर अभी मैं जो अप्रोच कर रही हूँ एग्जाम का, उसमें थोड़े से चेंजेस है। Second route, again, everybody knows that you have to enroll for a student visa. आप यहाँ पे आके कॉलेज कर सकते हो। स्मॉल कैच वो है कि उसके लिए भी पहले आपको ये एग्ज़ाम का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद इट्स कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, और आप कॉलेज करके भी डेंटिस्ट्री परस्यू कर सकते हो। सो इन केस इट्स लाइक जैसा हमें इंडिया में भी जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम रहता है फॉर द मेडिकल, द सेम फील्ड, सेम टाइप ऑफ एग्जाम यू हैव टू गिव फॉर द डेंटिस्ट लाइन एज वेल हियर। यस, सेम काइंड ऑफ एग्जाम बट मोर चैलेंजिंग इन द वे, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो काफ़ी डिफरेंट है यहाँ के प्रोटोकॉल से। सो ये लोग पर्टिकुलरली यहाँ के फोकस से अपने को एग्जाम में क्वेश्चंस करते हैं। और इसमें आप क्या कह सकते हैं एक टाइमलाइन किसी के लिए कि अगर वो इंडिया से आके यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लाइसेंसिंग का पूरा मिला के, लाइक हाउ मेनी ईयर्स? ओके, सो उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अगेन, इफ़ यू हैव योर बैकअप फंड, why am I telling you about the funds? Because exams itself थोड़ा expensive है. So if you are doing a part-time job and along with that आप exam का preparation कर रहे हो, तो time थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अगर आप पूरा focus करके आप exam दे रहे हो and you are not doing anything extra, तो आपका exam का process थोड़ा जल्दी जाएगा। But still on an average I would recommend कि 3 से 4 साल आप गिन के चलो, जल्दी भी हो सकता है। अच्छा, जब हम फंड की बात कर रहे हैं तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कोई भी परस्यूइंग डॉक्टर है या कोई भी बंदा अगर कनाडा आता है तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिव होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर मैं बात करूँ डेंटिस्ट के करियर की, सो यहाँ पर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से ऑन एन एनुअल, आई नो एक पर्सनल क्वेश्चन है, नोबडी वांट्स टू आंसर ओपनली, बट ऑन एन एवरेज एक डेंटिस्ट कितना अर्न कर सकता है इन एन एनुअल पर एनम की अगर हम बात करें तो?
I think Ruto can give the better answer. I'm still in hope कि मैं कभी ये आंसर का आपको ये क्वेश्चन का कभी आंसर दे पाऊँ. नहीं, इट्स डेफिनेटली बेटर, बट इट लाइक लार्जली वेरीज. और इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हो, किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि है ना कमीशन बेस पे रहता है यहाँ पे. इट्स नॉट लाइक यू गेट अ सैलरी और जैसा फिक्स्ड है. हाँ, तो वो इनकम रेंज मैं बता सकता हूँ आपको रफली. इट कैन बी जस्ट अगर आप पास आउट हुए और आपको कहीं पे मिल गया है, से फॉर एग्जांपल फुल टाइम नहीं है और पार्ट टाइम जैसा है, तो 75,000 पर ईयर से लेके अगर जैसे आप उसमें आगे बढ़ते हो या आपका खुद का क्लिनिक है, तो ऐसे तो स्काई इज द लिमिट. बट ना 100,000 200,000 तक हो सकता है. सो बेसिकली दैट्स द थिंग कि आपका बेस आप 75,000 का कंसिडर कर सकते हो, एंड देन यू कैन डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वायबिलिटी स्टडी वट एवर इट इज़. जैसा कि मुझे पता है कि यहाँ पे एक फैमिली डॉक्टर कंसेप्ट होता है, दो आई नो कि फैमिली डॉक्टर्स में 4 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है. क्या सेम सिचुएशन अप्लाइड है डेंटल सेक्टर में भी? क्या हमें कोई फैमिली डॉक्टर फाइंड आउट करना होता है? नहीं, यहाँ पे फैमिली डॉक्टर जैसा डेंटल में नहीं है. आप मतलब कोई भी डेंटल क्लिनिक पे जा सकते हो. और यहाँ पे सिर्फ ये टफ है कि आपको न्यू पेशेंट जो क्लिनिक्स एक्सेप्ट करते हैं वहाँ पे मिलना चाहिए, इसलिए लोग मोस्टली एक ही जगह पे प्रेफर करते हैं जाना. अच्छा, अगर मान लीजिए मैं कोई क्लिनिक में गया, मेरा प्रोफाइलिंग जैसे कि रिसेंटली हुआ है, प्रोफाइलिंग हो गया, एंड देन आई फील कि मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, देयर आर अदर कंसर्न्स कि मुझे कोई दूसरे क्लिनिक पे मूव करना है, लोकेशन कंसर्न भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस, कई सारी चीज़ें. उस केस में क्या प्रोसीजर होता है? अगर मैं नए क्लिनिक में जाऊँगा तो इफ़ दे आर एक्सेप्टिंग न्यू क्लाइंट्स, तो जो मेरा फर्स्ट प्रोफाइलिंग है क्या वो रिपीट होगा या फिर केस ट्रांसफ़र होता है? तो डिपेंड करता है क्लिनिक टू क्लिनिक एक्चुअली. लेकिन इन नॉर्मल केस मतलब नॉर्मली कैसा होता है कि आप फॉर एग्जांपल आप क्लिनिक ए पे जा रहे थे अब तक और अभी आपको क्लिनिक बी पे जाना है, तो आप सीधा क्लिनिक बी पे जा सकते हैं. और क्लिनिक बी वाले जो है वो ए वालों को बता सकते हैं कि आपको एक फॉर्म साइन करना रहता है बी पे कि आपका जो भी पर्सनल डेटा है, जो भी एक्सरेज और प्रीवियस ट्रीटमेंट प्लान है, वो क्लिनिक ए वाले जो है वो क्लिनिक बी को सेंड कर दे. बस इतना ही है. और बी वाले वो लोग को वो मिल जाएगा और फिर वो उनका मतलब अगर उनको ज़रूरत लगेगी वैसे वो लोग आपको. और एक जो कहावत है हमारे में, मे बी इट्स फेमस हियर एज वेल, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो आप ऐसा कोई टिप्स देना चाहेंगे कि जिससे लोग प्रिवेंशन का भी टेक केयर करें एंड देन लाइक ट्रीटमेंट के भी लिए? Yes, always prevention is always better than cure. बहुत सिंपल प्रिवेंशन है, कुछ इतना बड़ा जो अभी स्किन केयर रूटीन चलता है वैसा कुछ नहीं है. ट्वाइस अ डे ब्रशिंग इज़ मैंडेटरी थिंग. बहुत इंडिया में नहीं, मोस्टली बहुत सारी जगह पे हम सुबह ब्रश करना ही हमारे फोकस में रहता है, बट नो, ऑफ कोर्स यू हैव टू ब्रश एट नाइट एज वेल. एंड सेकेंडली जो यहाँ की बहुत अच्छी एक सिस्टम है, एवरी 6 मंथ यू शुड विजिट योर डेंटल हाइजीनिस्ट और अ डेंटिस्ट. जब वो कैविटी या कैरीज आपके दांत में बहुत इनिशियल स्टेज में है, तभी अगर वो आप ट्रीट कर लेते हो तो आपके पैसे, आपका टाइम और बहुत सारे अदर फैक्टर्स है जो बच जाएंगे. सो विच इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया. सो आई वुड रियली रिकमेंड ब्रशिंग ट्वाइस एंड विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ्स. यही वो सवाल था जो मेरे मन में काफ़ी दिनों से आ रहा था कि हर 6 महीने में क्यों आने का बोला डॉक्टर ने. थैंक यू विधि फॉर क्लियरिंग माई डाउट इन दिस केस. सो दोस्तों, ये था क्विक और आई विल नॉट से कि शॉर्ट इंटरव्यू, बल्कि इवन डिटेल में हमने इनसे हर एक सवाल के जवाब जानने की कोशिश करी. वो सारी बात जो मेरे मन में उठी, जो संकेत के मन में उठी या आप सबके मन में उठ रही है, हमने उनको डिग आउट करने की कोशिश की है, आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की है. अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. छोटा कमेंट भी लिख सकते हैं. और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो नीचे हमारा मेल आईडी फ्लैश हो रहा है, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं. हम दोनों हमारे डॉक्टर्स के साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब आप तक पहुंचा सकें, आपकी लाइफ को इजी बना सकें. हमारा इसी मोटिव के साथ हम दोबारा आपके साथ में हाजिर होंगे फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू विधि एंड फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद अस. Thank you so much. Thank you.